नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कविता के बहाने कविता का दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका एक पद पढ़ा था। आज जो शेष कविता बच गई है उसका पूरा पाठ करते हैं। तो आइए कविता का मजा लेते हैं। देखें इसका दूसरा पद क्या लिखा है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि कविता का निर्माण फूलों के बहाने किया जा सकता है। कहने का मतलब जिस तरह से फूल खिलते हैं तथा चारों तरफ खुशबू बिखेरने का काम करते हैं और उन्हें देख करके सबके मन में प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार फूलों की भांति ही कवि के मन में भी विचार उत्पन्न होते हैं और एक कविता का सृजन होता है। आगे लिखा है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पे कवि कह रहा है कि फूलों के खिलने के जैसा ही कविता का खिलना है। कहने का मतलब फूल जिस प्रकार विकसित होते हैं और उनके अंदर सुगंध आ जाती है और वो एक निश्चित क्षेत्र को सुगंधमय बनाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी खिलती है और चारों तरफ सुगंध बिखेरने का काम करती है। लेकिन इस विषय कविता की इस विशेषता के बारे में फूल कुछ भी नहीं जानते हैं। आगे लिखा है, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। देखिए विद्यार्थियों, जो ऊपर वाली लाइन है उनमें कविता और फूल दोनों में समानता बताई गई है कि दोनों में क्या समानता है। यानी जिस प्रकार फूल खिलता है और फिर वो विकसित होकर के चारों तरफ खुशबू बिखेरता है, वैसे ही कविता भी खिलती है, फिर वो प्रौढ़ता धारण करती है और चारों तरफ खुशनुमा माहौल मतलब प्रसन्नता का माहौल तैयार कर देती है। अब इस जो नीचे वाली पंक्तियां हैं उन दोनों में विभेद किया गया है कि कविता और फूल दोनों में क्या भेद है। तो देखें यहाँ पे, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाह रहा है कि एक फूल है जब खिलता है तो वो एक घर या दो घर तक या फिर मतलब उसका निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ तक उसकी सुगंध पहुँच सकती है। लेकिन जो कविता है जब वो प्रौढ़ता धारण करती है, वो जब विकसित रूप उस अपना तैयार कर लेती है, तब वो किसी भी सीमा में नहीं बंधती है। कहने का मतलब वो दूर दूर तक अपनी खुशबू फैलाती है, वो देश और काल के बंधन से मुक्त हो जाती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कहने का मतलब क्या है कि फूल खिल करके कुछ निश्चित समय के बाद में फिर से मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जब खिलती है तो वह फिर अनंत काल तक लोगों को आनंदित करती है और उन्हें प्रसन्नचित करने का काम करती है। कहने का मतलब कविता के माध्यम से कवि है वो अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाने का काम करता है। आगे देखें क्या है। तो इस पद के अंदर दो भाव सामने आ रहे हैं। एक तो कविता और फूल दोनों के खिलने में समानता है और दूसरा कविता और फूल दोनों के खिलने में एक अंतर भी है। कहने का मतलब क्या है, कविता खिलती है तो उसका एक निश्चित क्षेत्र नहीं रहता है, फिर वो मतलब एक विस्तृत क्षेत्र के अंदर फैल जाती है। लेकिन फूल है वो एक निश्चित अवधि के लिए खिलता है और फिर अपनी सुगंध बिखेर करके फिर से मुरझा जाता है। तो देखें, कविता का निर्माण तो फूल की तरह ही हुआ है, लेकिन जो कविता खिल करके दूर दूर तक अपनी खुशबू बिखेरती है, इस विशेषता से जो फूल है वो अपरिचित रहता है, यानी उसकी इस विशेषता को फूल नहीं जानता है। आगे देखें, इसका प्रसंग यहाँ पे लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं। आगे देखें, इसकी व्याख्या भी हमने यहाँ पे डाल दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर देखिए इसमें विशेष क्या है। विशेष में देखिए, कविता व फूल की तुलना मनोरम है, दोनों की तुलना की हुई है और जो अति सुंदर है। आगे देखिए, सरल एवं सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। फिर है देखिए महकने, मुरझाए महकने, यहाँ पे देख वर्णों की आवर्ती होने की वजह से अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे है फूल क्या जाने, तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है, इसलिए आपको पता है कि प्रश्न अलंकार हो रहा है। इसके बाद में आगे देखिए इसमें रस कौन सा है, शांत रस है और मुक्तक छंद है। अब देखिए इस कविता के अंदर से जो जो सवाल उठ रहे हैं
वो आपके सामने है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए क्या लिखे है उसका उत्तर। कविता फूलों के बहाने खिलना है क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित होती है। कहने का मतलब फूलों को देख करके जिस प्रकार फूल विकसित होते हैं उसी प्रकार कवि के हृदय में विचार उत्पन्न होते हैं और कविता का निर्माण होता है। इसके बाद में देखिए दूसरा सवाल है, कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? साम्यता मतलब समानता है। तो देखो इसमें क्या है, जिस प्रकार फूल पराग मधु व सुगंध के साथ खिलता है, यह उसकी विशेषता होती है तथा उसे देख लोगों के मन में प्रसन्नता भर जाती है, उसी प्रकार कविता भी मन के भावों को लेकर के रची जाती है और लोगों को खुश करती है। इसके बाद में देखें तीसरा सवाल है, बिना मुरझाए कौन और कहाँ महकता है? तो देखिए बिना मुरझाए कविता महकती है और उसके लिए कोई भी बंधन नहीं होता है, इसलिए वो हर जगह और हर समय महकती है, हर जगह खुशबू फैलाती है। आगे देखें अगला सवाल है, चौथा सवाल है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। तो इसमें लिखा है कि इस पंक्ति का आशय यह है कि फूल के खिलने और मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से कई गुना ज्यादा है। अभी देखें, अब यह तीसरा पद दे रखा है इसका, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार बच्चे निश्चल प्रवृत्ति के होते हैं और जहाँ उनका मन करता है वहीं खेलने लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कविता है वो भी कवि के मन का खेल ही है, क्योंकि कविता के अंदर भी कवि शब्दों के साथ क्रीड़ा करता है, वो अपनी कल्पना में विचरण करता हुआ खेलता रहता है और उसी से कविता का निर्माण होता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, यहाँ पे कवि कह रहा है कि बच्चा है वो यह नहीं जानता है कि यह मेरा घर है या पराया घर है, लेकिन वो उसका जिधर मन करता है वहाँ खेलता रहता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव की भावना उसके अंदर नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने विचारों के द्वारा इस संसार के अंदर अपने विचार फैलाता है, मनोभाव फैलाता है और किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं रखता है। आगे देखें, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी बच्चा अपनी जो निश्चल प्रवृत्ति होती है उसके कारण खेलता है और अपने खेल के द्वारा सभी लोगों को प्रभावित करता है और उन सब का मन मोह लेता है। ठीक उसी प्रकार कवि अपनी कविता के माध्यम से सभी लोगों को खुश करने का काम करता है, सभी में प्रसन्नता का भाव भरने का काम करता है और सब लोगों को एकता के बंधन में बांधने का काम करता है। तो देखें इसकी जो आपके सामने व्याख्या है वो समझ में आई होगी आपको। अभी आप इसका प्रसंग है इसकी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में करेंगे 12वीं क्लास के बच्चे। इसके बाद में आगे देखें, इसकी व्याख्या दे रखी है इधर। कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है, जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा ही है। क्रीड़ा मतलब खेल होता है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। कहने का मतलब कवि है वो अपनी कल्पनाएं कहीं भी कर सकता है और कविता की रचना कर सकता है। कहा भी जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ठीक उसी प्रकार कवि है वो कहीं भी बैठ करके कविता की रचना कर सकता है। आगे लिखा है, बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, वे खेलने के समय अपने पराये का भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह कवि अपने शब्दों को आंतरिक और बाहरी संसार के मनोभावों को मूर्त रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह होता है, बच्चों को किसी की भी परवाह नहीं होती कि मतलब उनको तो खेलना है तो खेलना है। आगे लिखा है, कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह बच्चे अपने खेल से सभी को प्रभावित करते हैं तथा एकता का भाव उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी तरह कविता भी बिना कोई भेदभाव किए सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। अब इसमें क्या विशेषता है देखें।
कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। कहने का मतलब कविता के अंदर एक सृजनात्मक शक्ति होती है। इसके बाद में आगे देखें, बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। यह आपने देखा, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे खेलते हैं उसी प्रकार कवि शब्दों के साथ में खेलते हैं। बच्चा ही जाने, इस पंक्ति में बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति हुई है। फिर इसके अंदर मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है और बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है और साहित्य खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसके सवाल। पहला सवाल है, कविता को क्या संज्ञा दी गई है? संज्ञा मतलब नाम होता है, तो कविता को क्या नाम दिया गया है और क्यों? देखें, कविता को खेल की संज्ञा दी गई है क्योंकि कविता को एक खेल बताया है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन और आत्मसंतुष्टि करना होता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी शब्दों के माध्यम से मनोरंजन करती है तथा रचनाकार को संतुष्टि प्रदान करती है। दूसरा सवाल, कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? तो आप पढ़े यहाँ से देखें, बच्चे कहीं भी कभी भी खेल खेलते हैं। इस तरह कविता कहीं भी प्रकट हो सकती है। दोनों कवि कोई बंधन नहीं स्वीकारते। तीसरा क्वेश्चन है, कविता की कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं? तो देखें कविता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कविता की यहाँ पे 3 विशेषताएं बताई गई है। पहली बात तो कविता का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत होता है। कहने का मतलब कविता है वो सर्वव्यापक होती है, यह किसी बंधन के अंदर नहीं बंधती। फिर दूसरी विशेषता इसमें है, इसमें रचनात्मकता होती है, यानी सृजनात्मक शक्ति है वो कविता के अंदर विद्यमान रहती है। और तीसरी बात है, कविता एक खेल के समान होती है। फिर आगे का सवाल देखें, बच्चा कौन सा बहाना जानता है? तो देखिए इसमें बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चा सभी घरों को एक समान करने का बहाना जानता है। कहने का मतलब वह अपनी निश्चल प्रवृत्ति के कारण सभी में एकता का भाव भरने का बहाना जानता है। इसी के साथ में आज का पाठ कंप्लीट होता है। आगे वाले वीडियो में हम आगे की कविता पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।